और गोदी मीडिया ये शब्द, दुर्भाग्य ये है, इनका शातिरपना ये है कि गोदी मीडिया इन्होंने उन लोगों ने गढ़ा जिनका चरित्र ही हमेशा गोदी में बैठे रहने का रहा है। बरखा दत्त है, तो ये सब वो लोग हैं जो वीर तय कर रहे हैं सांघवी। कि हम सरकार में, हाँ वीर सांघवी, ये सब तय कर रहे हैं कि हम सरकार में मंत्री बनाते हैं। मनमोहन सिंह को कह देंगे हमने सोनिया से बात कर लेंगे, ऐसे लग रहा है जैसे सोनिया गांधी उनके घरेलू नौकर है। क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का थोक वोट था, बहुत हद तक कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट को यदि छोड़ दीजिए तो हिंदुओं के भी वोट में एकजुटता बीच में आई। जेम्स राय के चैनल से जितने लोग निकाले गए, रवीश कुमार ने सबका प्रमोशन किया। प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारा सौभाग्य, आज हमारे साथ हैं श्री मनीष ठाकुर जी। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद संदीप, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आमतौर आप? पे मैं बढ़िया हूँ सर। हाँ, कैसे हैं आप? ये जो आपका है, आप सबसे पूछते ही हैं जी। और हमारे दर्शक, ज्यादातर दर्शक बिल्कुल आपको जानते हैं, पहचानते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनके लिए आपके छोटा सा सभी परिचय दर्शकों को मनीष जी मेरा कर देता प्रणाम। हूँ। बहुत धन्यवाद सर। और मनीष ठाकुर सर का अपना एक यूट्यूब चैनल है, मनीष ठाकुर शो। बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध। और मतलब जो रात का 10:30 बजे का लाइव है इनका श्री सतीशन मिश्रा जी के साथ, वह तो अद्भुत ही है। मतलब उसमें तो कोई शंका ही नहीं कि वो किस लेवल का कंटेंट आप लोग डेली हमें देने का प्रयास करते हैं। दूसरा, मनीष सर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और पत्रकारिता में, प्रिंट में और टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका पुराना दखल रहा है। और उनके व्यवहार को देखते हुए मनीष जी ने फिर वह दुनिया तज दी। और मनीष सर लेखक भी हैं। इनकी एक अद्भुत किताब आई है, पत्रकारिता का काला अध्याय। तो यह पढ़ने योग्य है, कमाल की किताब है। दिल्ली मीडिया जो, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, मनीष सर और आपके माध्यम से हमें उस दिल्ली मीडिया के असल चरित्र का लगातार पता चलता है। और इसमें वो लोग भी हैं जो लोग सो कॉल्ड राष्ट्रवादी खेमे के, उन लोगों में कितना राष्ट्रवाद है, कितना नहीं है। तो दर्शकों, आज की जो हमारी चर्चा है वो इसी बारे में है कि सर, ये जो दिल्ली मीडिया के लोग हैं, इनको आपने बहुत करीब से देखा है और आप इनका लगातार विश्लेषण करते रहते हैं, जो बड़ा आवश्यक है। क्योंकि ये सबका विश्लेषण करते हैं, इनका कोई नहीं करता है। जैसे एनडीटीवी की एक जमात थी, वास्तव वाले कई सारे थे, और मतलब क्रांतिकारी वाली पत्रकारिता कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के साथ सेटिंग कर रहे थे, इंटरव्यू कैसे सेट किए जाते हैं। यही कार्य इन लोगों ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, सोनिया गांधी के कार्यकाल में, सबके साथ किया और झूठ परोसने का सारा कार्य किया। और इनकी एक बड़ी पेक्युलर क्वालिटी है सर, ये सदैव प्रो मुस्लिम वोट बैंक ही रहते हैं, इसमें हमें शंका नहीं होती। तो आप यह, मैं आपसे इस पहला सवाल यह जानना चाहूंगा सर, कि जो दिल्ली की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या दिल्ली की भी इवन पुरानी प्रिंट मीडिया भी रही है, इनको इतना ये मुस्लिम वोट बैंक से प्रेम क्यों है, या मुस्लिम वोट बैंक वाले नेताओं से या सेकुलर जमात से प्रेम क्यों है? इतना क्यों इनसे हिले मिले रहते हैं कि उनके किसी भी कुकर्म पर बात नहीं करते? जी सर। संदीप, मुझे लगता है इसकी एक ठोस वजह जो है वो ये है कि इनका थोक में इनका वोट होना। और क्योंकि बड़ा सलीके से, बड़ी चालाकी से इन लोगों ने 2014 के बाद एक शब्द गढ़ा, गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया ये शब्द, दुर्भाग्य ये है, इनका शातिरपना ये है कि गोदी मीडिया इन्होंने उन लोगों ने गढ़ा जिनका चरित्र ही हमेशा गोदी में बैठे रहने का रहा है। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि आप, कई बार अनुभव हुआ होगा कि चोर खुद चोर चोर का हल्ला करना शुरू कर देता है। मेरा खुद का अनुभव है, ये तो कहानी है कि दिल्ली मेट्रो में मैं एक बार था और यमुना बैंक एक ऐसी जगह है दिल्ली मेट्रो में जो जमीन पर है। मतलब आमतौर पे मेट्रो सामान्यतः या तो ऊपर है या जमीन के नीचे है। जमीन पर मेट्रो बहुत कम जगह पे, उसमें एक यमुना बैंक है। तो वहां मुझे उतरना था, मेट्रो चेंज करना था। तो मुझे अंदाजा लगा कि जो मैं बाहर निकल रहा हूं तो किसी ने मेरे पॉकेट पे हाथ रखा। तो मैंने जो ही पकड़ा तो हाथ मेरे हाथ में आ गया। अब मेरी स्थिति ये थी कि तब तक विंड दरवाजा खुल चुका हुआ था। 4-5 लोगों ने कहा कि घसीट के से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ हैं जो चोर को पकड़ना चाहते। जो ही मैं बाहर आया तो सवारी क्या होती है, मेट्रो, आप दिल्ली की सफर को जानते हैं कि महानगरों में तो लोगों के पास समय होता नहीं है, लोग उतरे भागे। तो मैं रह गया और मेरे साथ वो 5 लोग रह गए, बाकी के यात्री चले गए। या तो मुझे अंदाजा लगा कि जिन लोगों ने उससे उतारा मेट्रो से, वो सब चोर ही थे। वो दरअसल जिसे मैंने हाथ पकड़ लिया वो ट्रेनी चोर था, इसीलिए मतलब पकड़ में आ गया। उसे हो सकता है कि अभी वो ट्रेनिंग कर रहा हो।
तो मुझे अंदाजा लगा कि यमुना बैंक की स्थिति, आप दिल्ली आना जाना हुआ होगा, तो जी, यमुना जी। बैंक की स्थिति ऐसी कि जमीन पर है, तो आप वहां पे आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे भय हुआ। तो मैंने वहां से निकल जाना, क्योंकि मान लीजिए कि आप चाकू लगा ही दे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बाद। मेरा कहने का मतलब है कि क्या हुआ कि वो चोर थे, और जब पकड़े जाने लगे तो चोर चोर हल्ला करने लगे और अपने लोगों को बचा गए, है ना? तो ये जो जिन लोगों ने गोदी मीडिया उन्होंने गढ़ा, जो जीवन भर गोदी में रहे। कमाल की बात देखिए कि वो शेखर गुप्ता जो प्रणय जेम्स राय के चैनल पर शो करता था, वो खुद प्रणय राय, वो खुद राजदीप सरदेसाई, इन सब ने सोनिया गांधी का उस दौर में संदीप इंटरव्यू किया 1-1 घंटे का, 45 मिनट का, जब सोनिया की मनमोहनी सरकार पीक भ्रष्टाचार में आरोपित थी। लेकिन एक सवाल भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार पे नहीं किया, 2G पे नहीं किया, कोलगेट पे नहीं किया, कॉमनवेल्थ पे नहीं किया। ये क्या बात करते रहे? ये बात करता रहा शेखर गुप्ता कि आप सोनिया इंदिरा गांधी जी से मिली तो आप दाल बनाना जानती है नहीं, पास्ता वो कैसे सीखी, मतलब यही फूल जुलूस, साड़ी आपने कैसे पहनना सीखा, कुछ भी नहीं पूछा। और ठीक कॉपी राजदीप सरदेसाई को जो अवसर मिला, और दोनों ने ये इंटरव्यू किया आनंद भवन में। तो मैंने अपनी किताब में इसका पूरा जिक्र किया है। आपके पास जो पुस्तक है वो संभवतः फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है। जी, तो थोड़ा जी। सा इसमें ऐड सिर्फ यही है कि बाद में इसमें अदालत लगाने वाले संपादक के भी कुकृत्य हैं, और वो तिहार रिटर्न तिहारी संपादक के भी कुकृत्य है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत थी कि आपने इन सो कॉल राष्ट्रवादियों का चरित्र नहीं रखा। तो ये चंडाल चौकड़ी और बड़ी है। ये वो हैं कि इनका तो जाति पहचान में आता है कि क्या है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आवरण ओढ़े हुए हैं राष्ट्रवाद का। अभी देखिए ना कि अदालत लगाया है आमिर खान को लेकर के। आप यदि वो आप इंटरव्यू यदि देखेंगे, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि पूरा एपिसोड ही आमिर खान की मार्केटिंग के लिए है, क्योंकि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ये भी हाल के दिनों में खारिज हो चुके हैं, लगातार इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो कैसे इनको हिट किया जाए? तो कलावा बांध करके आमिर खान उतरा हुआ है आपकी बार आपकी अदालत में। उसने आप कभी आपने नहीं देखा होगा उसको। आज रजत शर्मा के चेलों ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है कि और आमिर खान के साथ इन लोगों ने फिल्म देखी है, उस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं ये। लेकिन ये क्या है? ये राष्ट्रवादी हैं सो कॉल्ड, है ना? और ये किसका प्रचार कर रहे हैं? जिसको राष्ट्रवादी आजकल नफरत कर रहे हैं कि ये लग रहा है कि आमिर खान एक्टर, मेरा भी मानना है कि एक्टर थोड़ा ठीक है वो, लेकिन कुछ भी आप कह लीजिए, वो आप एक्टर, इनको आप वो एक्टर हों जैसे भी हों, लेकिन एजेंडा उनका वही है, सनातन के खिलाफ। आमिर खान के उस फिल्म उस एपिसोड में राजद शर्मा ने एक बार भी नहीं पूछा कि सत्यमेव जयते में आपने मुस्लिम कुरीतियों पर क्यों नहीं किया, आपने हलाला पर क्यों नहीं आप चर्चा की, आपने ट्रिपल तलाक पर क्यों नहीं चर्चा की, आपने 4-4 शादी पे क्यों नहीं चर्चा की। ये सभी तो कुरीति है ना, जैसे हिंदुओं में कुरीति है। तो ये बड़े साजिशन इसने कह दी हमने महिलाओं के लिए किया। अब इस पूरे चीजों को यदि आप समझेंगे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो यहां से मैंने शुरू किया गोदी मीडिया एक गढ़ा, ये वो लोग थे जिनके चैनल पर बैठ करके, जिसका चैनल का उद्घाटन ही राष्ट्रपति भवन में हुआ। 2G घोटाला में इसमें एक पूरा एक चैप्टर ही है संदीप, जी। जिसमें चर्चा है वो टेलीफोनिक बातचीत का, जिसमें आपने पूरा नीरा राबिया राडिया की शेख जो ने दलाली, ट्रांसक्रिप्ट है वो नीरा इसमें डाल राडिया रखी है सर। हाँ, बिल्कुल। उसमें बात कौन कौन कर रहा है? उसमें ओम थानवी है, उसमें ये महिला क्या नाम है उसका, प्रणय राय की जो चेली थी, बरखा दत्त है। तो ये सब वो लोग हैं जो वीर तय कर रहे हैं सांघवी। कि हम सरकार में, हाँ वीर सांघवी, ये सब तय कर रहे हैं कि हम सरकार में मंत्री बनाते हैं। मनमोहन सिंह को कह देंगे हमने सोनिया से बात कर लेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे सोनिया गांधी उनकी घरेलू नौकर है। गुलाम इनकी से बात हो ऐसी गई। बैठ हो गई, ऐसी, हाँ बिल्कुल गुलाम से बात हो गई। ऐसी बात हो रही है जैसे लग रहा है कि ये घरेलू नौकर। और उनने जब सत्ता सोनिया गांधी की चली गई, सोनिया गांधी की सत्ता थी, मनमोहन सिंह तो डमी थे, तो इन लोगों ने गोदी मीडिया शब्द गढ़ा। अब जितने मठाधीश थे उनका पतन होना शुरू हुआ। एक दौर था कि आप कांग्रेस में, चूंकि कांग्रेस मैंने कवर किया दिल्ली में, आपने दिल्ली से सवाल किया, आप दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में यदि आप जाएंगे तो आप वहां पर सोनिया गांधी नहीं बोल सकते, आप आज भी नहीं बोल सकते। आपको मैडम बोलना है, चाहे पत्रकार हो चाहे घसियारे हो, कोई भी हो, मैडम बोलेंगे आप राहुल गांधी नहीं बोल सकते। पत्रकार है तो आप रणदीप सुरजेवाला से बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आरजी यहाँ है या नहीं है, तो हो गया। अच्छा पीजी यहाँ है या नहीं है, पीजी मतलब प्रियंका गांधी। उसके बाद अहमद पटेल थे तो वो एपी थे।
उनके लिए उनको भी थोड़ा सम्मान दिया जाता है। मतलब आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप अपने मुंह से राहुल गांधी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं दूसरे के लिए नहीं कह रहा, ये पत्रकारों के लिए कह रहा हूं। पत्रकारों की हैसियत नहीं कांग्रेस की रही है कि वो राहुल गांधी नाम लेंगे, वो इन सोनिया गांधी नाम लेंगे। इनको शर्म नहीं आती है कि खुलेआम नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के प्रधान, आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं माना है उन्हें, और इन लोगों ने नैरेटिव गढ़ दिया गोदी मीडिया, और अपमानजनक शब्द हो गए कि गोदी मीडिया हो गया। जो गोदी में बैठे रहे उन्होंने गोदी मीडिया शब्द गढ़ दिया। अब जहां आपने सवाल, जो मूल्य बिंदु आपका था कि मुसलमानों के लिए, क्योंकि कांग्रेस की पूरी राजनीति तुष्टीकरण की रही। बिहार में लालू यादव हों, यूपी में मुलायम सिंह यादव हों, इन लोगों को 29 से 30% वोट मिलते रहे और सत्ता पर ही काबिज रहे। MY समीकरण बिहार में 14% बताया जा रहा है कि यादव हैं, 16-17% मुसलमान रहे, कुछ कमोबेश आगे पीछे हो गया होगा। इनको लगा कि यदि ये मिलाकर के लगभग 30% हो जाते हैं, 30-31%, तो इतने से हम सत्ता पालेंगे, उसके बाद डिवाइडेड वो होगी। तो इनको अपनी एक जाति पकड़नी है और मुसलमान का थोक वोट पकड़ना है। वो वोट आप यदि दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में 1% भी मुस्लिम वोट केजरीवाल को पसंद नहीं करता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 1% मुस्लिम वोट भी केजरीवाल को पसंद नहीं करता, लेकिन 100% मुस्लिम मुसलमानों ने दिल्ली में लगभग केजरीवाल को वोट दिया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस फाइट में नहीं। यदि कांग्रेस लड़ाई में दिखाई देगी तो वो कांग्रेस के साथ होंगे। अब चूंकि ये इतने आसान वोट बैंक है कि इनके लिए आप कुछ कीजिए नहीं, बस इनके तुष्टीकरण के भाव को कीजिए तो वोट इनका मिलेगा। जो नरसिम्हा राव के बारे में बिहार के जो गवर्नर हैं अभी, उन्होंने कहा था ना कि मुझे नरसिम्हा राव से साहब, मैंने कहा कि सर ये अच्छा नहीं है ये जो बदलाव शाहबानों वाला मामले को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि जो लोग गटर में रहना चाहते हैं उसे गटर से क्यों निकालना चाहते हैं, वो गटर में ही रहना चाहते। ये बकौल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की उस समय की ये बात है। अब इस चीज को आप समझिए कि इतना ज्यादा काम हुआ। मैं अपने जितने मुस्लिम साथियों से बात करता हूं कि पिछले 11 साल में जो मुस्लिम इलाके में डेवलपमेंट हुआ, जो गंदगी हुई, क्या कभी था? तो नहीं। मेरे कारपेंटर जो है वो मुस्लिम ही है, आमतौर पे तो मुसलमान ही रहते हैं। मैंने कहा कि कसर हमारी चाची जो है, चचा हमारा 2 शादी किए हुए, तो उसे 2 शौचालय मिला, उसे 2 उज्ज्वला योजनाएं मिली। मतलब मोदी जी के समय में सुविधाएं तो हमें खूब मिले, लेकिन हम वोट नहीं कर सकते, हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये मजहब के खिलाफ है। अब यदि इतना थोक में वोट मिलता है तो काम करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कई हमारे जो बड़े आप जानने वाले होंगे, आपके भी लखनऊ के हैं, हमारे मित्र हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव पर केस किया हुआ है, DA केस जो चल रहा है, वो अक्सर कहा करते भाई कांग्रेस ने इस्तेमाल करना सही जाना इनका, कभी कुछ काम इनका किया नहीं, ये मोदी काम भी करेगा, वोट भी 1% नहीं मिलेगा। क्योंकि वो अभी देखिए ना ईरान वाले मामले को, उस पर आएंगे यदि, तो ये ईरान से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन से, संसद में फिलिस्तीन पे आवाज उठती है, लेकिन कश्मीर में हुआ तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धर्मांधता है, कट्टरता है। अब ठीक यही वजह है जो आप जर्नलिस्टों पे आए, इन जर्नलिस्टों को लगता है कि इनके तुष्टीकरण से आज व्यूज बैंक हो गया, सब खलियर हो चुके हैं। मैं इनको खलियर खैराती कहता हूं। ये जो कांग्रेस के खैरात पर सालों पलने वाले जो कुत्ते थे, वो अब सड़क छाप हो गए, वो अब स्ट्रीट डॉग हो गए। अब स्ट्रीट डॉग को खैरात मिलना करीब करीब बंद हो चुका है, तो इनके लिए ये मुस्लिम व्यूज बैंक हो गया है। जो वोट बैंक था ना संदीप, वो व्यूज बैंक हो गया। यही वजह है कि देखिए कि सही ईरान कहा पर सर, ये लगातार आपने बड़ा, फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। इनके ये आपने थंबनेल्स को बहुत देखिए, सही शब्द इस्तेमाल किया है सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपने बहुत सही शब्द, बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया है कि ये जो पत्रकार दिल्ली मीडिया के पत्रकार हैं, ये व्यूज बैंक पर चलते हैं और ये उनको थोक में मुसलमानों से मिलता है, चाहे पाकिस्तान से भी ले लेंगे वो, और इसलिए उन्हीं की फेवर की बातें कर रहे हैं आजकल। जी सर, प्लीज बिल्कुल। कंटिन्यू। अभी आप देखिए कि अब तक ये क्या कर रहे थे, ये सब इनका पेट भरता है सबका मोदी विरोध से। मोदी विरोध में एक कौम है, उसको मोदी से नफरत है, तो हर चीज में एक भी, ये रवीश कुमार कैसा पत्रकार रहा कि इसको 11 साल में इतना बड़ी क्रांति इस देश में हुई, एक भी पॉजिटिव चीज नहीं दिखा। ये पूरा दाढ़ी खुजला करके, वो जो हाथ मसल मसल करके बड़ा पत्रकार बनता था कि बहुत पढ़ाकू है, एक भी बेहतर चीज नहीं दिखाई देता। केजरीवाल के साथ इंटरव्यू की सेटिंग कर रहा था वो, बिल्कुल प्रणय राय की नौकरी कर रहा था, जो वो धान और गेहूं में उसको फर्क नहीं। गोरखपुर में धान के खेत में खड़ा होकर कह रहा है धान मतलब गेहूं, गेहूं मतलब धान। उसे धान और गेहूं में फर्क नहीं है, वो ज्ञाता है।
वो आदमी आज देखिए आप ईरान पे इन सबके थंबनेल सभी आप देख लीजिए। मान हाँ, लिया मैं कि देखा मोदी कुछ से शेयर। नफरत है तुम्हारा, मोदी से तुम्हारा नफरत है, हमने मान लिया। ये देखिए ईरान क्यों भारी पड़ गया इजराइल पर। अब भैया कहां भारी पड़ गया इजराइल पे लड़ाई में? कहीं हाँ, ये है कि फिलिस्तीन से ज्यादा मजबूत है ईरान, इसमें तो कोई दो जी, मत नहीं है। लेकिन ईरान एक एक थंबनेल यदि आप देखेंगे इन सब के ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या कर रहे हैं। ये मूर्ख नहीं है संदीप, ये धूर्त है, ये धूर्त है। इन्हें पता भी, देखिए इस बेहुदे आदमी को देखिए, ये अपने आप को पत्रकार समझता है। मतलब ये शब्द लगेगा कि बेहुदा शब्द भी छोटा पड़ जाता है। ईरान ने फिर बरसा दिए कहर, इजराइल छोड़ने पर मजबूर नेतन्याहू। अब बताइए इस बदमाशी का कोई जवाब। इसको देखिए, धान गेहूं का एक्सपर्ट है, ये बीबी के कारण इसे नौकरी मिल गई। ये हाँ, इजराइल क्यों डर गया? अमेरिका ने हाथ खींचा, परमाणु बम के करीब ईरान। मतलब सर कहां अमेरिका ने हाथ खींचा, सिर्फ इजराइल डर गया। पुरुष सिर्फ पुरुष ही नहीं सर, महिलाएं भी बहुत आगे। बताइए अब ये देखिए, इजराइल की टूट गई कमर, पीछे हट गया अमेरिका, है ना। ये सब क्या है? ये सब एजेंडाधारी हैं। इन सबको पता, इनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये उनको पता है हाँ, कि फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पता है कि ईरान के लिए यहाँ एक समुदाय विशेष है, वो थोक में इनको व्यूज देगा। तो दरअसल वही मैं कह रहा हूं कि ये बदलाव है कि वोट बैंक अब व्यूज बैंक बदल गया, क्योंकि वोट बैंक खत्म हो गया। क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का थोक वोट था, बहुत हद तक कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट को यदि छोड़ दीजिए, तो हिंदुओं के भी वोट में एकजुटता बीच में आई। यदि वो जी, एकजुट हो, इसका फर्क इतना पड़ा कि आप कल्पना कीजिए कि ऐसा नहीं है कि लालू यादव के वोट परसेंटेज बहुत गिरे हैं, कम नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ा लालू के वोट परसेंट में। लेकिन लालू का सुपड़ा साफ हो गया बिहार में। पिछली बार तो 0 सांसद थे, एक भी सांसद नहीं था, है ना। अब की बार 3 या 4 हैं सांसद उसके। जिस लालू का दबदबा था, उस लालू का बिहार में 40 में से एक भी सांसद का नहीं होना बड़ी बात है। लेकिन वोट परसेंट बहुत गिर गया, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम्म, एमवाई वोट में बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं। हाँ, पिछड़े वोट कुछ इंटैक्ट कम है। हो गए। हाँ, पिछड़े वोट कुछ कम हो गए, तो इसीलिए इनको अब तक लग रहा था वोट बैंक। अब ये सब जितनी पॉलिटिकल पार्टी, अब देखिए अखिलेश यादव जी को देखिए, वो भाई साहब कुंभ जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो जाकर के उन्होंने डुबकी हरिद्वार में लगा ली। सोचा कि रात में इसी तरह से लगा लेते हैं डुबकी, तो पिंड छूट जाएगा, हरिद्वार नहीं, कुंभ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली उस आदमी को कुंभ जाना पड़ा। उस आदमी का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं भी पूजा नहीं करता, मेरी बीबी भी नहीं करती, मैं भी भगवान में नहीं विश्वास करता। आज देखिए मार त्रिपुंड लगा लगा के नाच रहे हैं ये सब त्रिपुंड। हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वोट बैंक का जो चरित्र था वो कमजोर हो गया है, उसके जगह पे व्यूज बैंक हावी हो गया है। और ये बहुत खतरनाक है। ये मोदी के नाम पर, ये दर्शक इनका तो पेट भर रहा है, ये खूब कमाई कर रहे हैं, जम के कमाई कर रहे हैं, हम्म, लेकिन मूर्ख बन करके। अब यदि वही कहा जी, जाता ना कि यदि कोई शातिर धूर्त यदि बाजार में है, मूर्खों का बाजार है, उसमें कोई धूर्त आ जाएगा तो उससे उसे कोई दिक्कत होगी नहीं। यही वजह है कि इनकी पत्रकारिता का नशा इसीलिए इस रूप में है। सर एक चूंकि आपने नाम लिया लालू का और इनके बच्चों का और ये अखिलेश यादव और इन लोगों का, तो हमने यह भी देखा है कि यह मुसलमान वोट बैंक को तो देख ही रहे हैं, उसके लिए एड्रेस कर रहे हैं, ईरान इजराइल और पता नहीं किसका किसका। वो सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं जो मुसलमान वोट बैंक को पसंद आती है। पर मुसलमान वोट बैंक जिस प्रकार के नेताओं को सत्ता में लाना चाहता है, लालू हो गए, आरजी हो गए, सोनिया जी हो गई, इस प्रकार के जो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लीचड़ किस्म के लोग हैं सर, जिसको मुसलमान वोट बैंक पूरा समर्थन देता है, मुख्यमंत्री बनवाता है, और उनके बच्चों को भी, तेजस्वी टाइप के लोगों को भी उप मुख्यमंत्री, उनके पीछे मुसलमान वोट बैंक पूरी समर्थ उससे खड़ा है। तो यही मीडिया वाले भी सर उन्हीं लोगों के फेवर में सदैव इतना क्यों रहते हैं? क्या जब वो सत्ता में आते हैं तो इन लोगों को कुछ सत्ता से जो एक्सेस मिलता है, जो पहले था, जो आपने रेडियो टेप का जिक्र किया, उस एक्सेस का भी ये सर पत्रकारिता के अलावा भी फायदा उठाते हैं क्या? बिल्कुल उठाते हैं। देखिए अभी तो कुछ यूट्यूबर्स के बारे में तो कहा ही गया कि उत्तर प्रदेश हम्म, जब किसान आंदोलन हुआ तो उनकी जबरदस्त फंडिंग हुई। एक सनसनीवास टाइप का पत्रकार है, वो दिन रात वहीं लगा हुआ रहता था। मैं उस समय कहता था कि दूध मलाई चाट रहा है वहां। अब कल्पना कीजिए आप कि जो लोग अपनी पूरी जवानी में स्टूडियो से बाहर नहीं निकले, एयर कंडीशन स्टूडियो से, एक कांग्रेसी नेता का पूंछ पकड़ करके कोई सीधे संपादक बन गया हो, स्टूडियो में रहता हो, अय्याशी करता हो, रंग बिरंगी एंकर्स जो है उसके पीछे घूम रहे हों, चेहरा पोत करके,
वो आदमी गर्मी में, ठंडी में सड़क पे घूम रहा है, जिसने जीवन में सड़क की पत्रकारिता नहीं की, फील्ड की रिपोर्टिंग नहीं की, वो बुढ़ापा में 60 पार होने के बाद वो फील्ड की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ऐसी क्या लाचारी हो सकती है? मोटा माल आ रहा था, उत्साह बढ़ रहा था, व्यूज था। अब फर्क ये पड़ा कि आप कहेंगे कि भाई नेता को तो समझ में आता है, कई तरह के सवाल हैं। लोग ये भी सवाल ये भी कर रहे हैं कि कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट के व्यूज उस तरह से क्यों नहीं? यदि मुस्लिम वोट बैंक ही है, तो मुस्लिम मुझसे कई किसी ने पूछा अभी कि मुस्लिम वोट, जो पत्रकार तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो जो काम ये रवीश कुमार कर रहा है या बाकी जितने जोकर्स कर रहे हैं, उस सबका सरगना तो रवीश कुमार है। तो जितने तो जोकर्स सरगना ये कर रहे इसलिए हैं भी मदारी है तबके, क्योंकि सर दुनिया की वैश्विक ताकतों ने जो भारत में दखल देना चाहती हैं, उन्होंने उसको सरगना बनाने के लिए मैगसेसे अवार्ड दिया है कि तुम सबसे बस बड़े बस वाले हो। बस। तो अब आप क्योंकि मुझसे कई लोग गुस्सा मेरे शो पे आके करते हैं कि अभी इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अब कार्रवाई कैसे होगी? अब बहुत छोटा पड़ जाएगा शो। 7 वकील रवीश कुमार के बड़े बड़े भाई जो बलात्कारी पांडे, ब्रजेश पांडे था, 7 अभिषेक मनु सिंघवी समेत देश के 7 महंगे वकील, एक वकील करने में रवीश कुमार का खानदान बिक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 वकील थे। वो किसके लिए थे? ब्रजेश पांडे उसमें को एक्यूज था, रवीश कुमार का भाई, वो को एक्यूज था। जो मेन एक्यूज था उसने शादी कर लिया, किया या नहीं किया, पेपर जमा कर दिया, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो वो बलात्कारी एक जिस बलात्कारी लड़की से बचेगा ना, बलात्कार कोई किया एक्यूज था कैसे बच उसी जाएगा? के साथ शादी की थी। तो कोई एक्यूज कैसे बचेगा? रवीश कुमार के भाई ने तो शादी नहीं की ना, वो तो कोई एक्यूज था। भाई एक ने 7 आदमी ने यदि बलात्कार किया किसी दलित लड़की के साथ, एक ने शादी कर ली तो ठीक है, कह दिया भाई इसने शादी की, लेकिन बाकी कैसे बच गए? तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जानते ही खेल कैसे होता है। अब सिंघवी को एक हेयरिंग में पेश करने के लिए रवीश कुमार का खानदान बिक जाएगा। कैसे आए ये 7 वकील? कैसे आए? कहां से आए? किसने फंडिंग की? कैसे हुआ ये सब? इसका मतलब है वही चीज है कि यदि आप इसको यदि आप पकड़ेंगे तो दुनिया में क्या हो जाएगा? भारत में लोकतंत्र नहीं है, पत्रकारिता की आजादी नहीं। एक मैग्सेसे अवार्डी को पकड़ लिया गया। तो इन लोगों को मैग्सेसे अवार्ड इसीलिए दिए जाते हैं। अब जनता बहुत प्रवोक होती है कि मोदी कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा कैसे? अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना आसान नहीं था जब तक 100% पुख्ता सबूत सरकार के पास, जांच एजेंसी के पास नहीं होती। मैग्सेसे अवार्डी वो भी था पूरी दुनिया में। इसीलिए नोबेल पुरस्कार, गरीब देशों में नोबेल पुरस्कार इन सड़क छाप लोगों को नोबेल। अब रवीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि उसको मैग्सेसे मिल जाए? दरअसल आपके यहाँ टारगेट किया जाता है। तो फिर इसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों कोई मुस्लिम यदि वोट बैंक है, यदि व्यूज बैंक मुसलमान है, तो बहुत सारे मेरे जानकार पत्रकार हैं जो मुस्लिम हैं, उनको यूट्यूब पे व्यूज क्यों नहीं मिलते? नहीं मिलेंगे उनको व्यूज, क्योंकि उनको प्रमोट करने वाला नहीं, और क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं होगा। और यदि वो मुसलमान ऐसा सिर्फ यदि करेगा वो पत्रकार, तो नग्न हो जाएगा। ये यदि करेगा, आप मान लीजिए ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, और आप यदि ब्राह्मणों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, है ना? तो वही फर्क होगा कि रवीश कुमार और ये सब चीजें जब मुस्लिम बात करते तो इधर के लोग भी आएंगे, कुछ लोग सिर्फ 100% वो नहीं होते। लेकिन आप इनके, मैं फिर कहूंगा व्यूअर्स को, इसके व्यूज मत बढ़ाइए, लेकिन आप फेसबुक पाल पे जाइए, इनके कमेंट्स को पढ़िए, इनके वीडियो पर, इनके पोस्ट पे कमेंट्स पढ़िए। या तो गाली होती है या फिर समर्थन में 90% एक समुदाय विशेष के लोग होते हैं। तो समझ में आता है कि व्यूज का दौर चल रहा है, पैसा मोटा मिल रहा है। यदि मान लीजिए इस यूट्यूब से करोड़ों कमाई हो रही है ईरान पर फर्जीवाड़ा फैलाने में, और मूर्खों की एक टोली है, तो फिर धूर्त बनने में क्या दिक्कत है? तो यही खेल चल रहा है। अब जब तक कि मूर्खों की टोली नहीं समझेगी तब तक इनकी मौज है। सरकार भी क्या करेगी? हाँ सही बात है सर कि ये लोग जिस प्रकार से, अच्छा इनको तो यूट्यूब स्वयं प्रमोट करता है भाई, चैनल खुलते ही 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाना, खुलते ही। तो वो कहाँ से आता है? या इस प्रकार के बहुत सारे हम देखते हैं लेफ्ट विंग के जर्नलिस्ट जैसे ही यूट्यूब पर आते हैं उनकी। ये सिर्फ यूट्यूब नहीं है संदीप, ये लकड़बग्घों की फौज है। रवीश कुमार मैदान में उतरा तो पूरा गैंग इसके प्रमोशन में आया। वो सनसनीबाज से लेकर के वो धान गेहूं एक्सपर्ट, सबने इसका भजन गाया। अब इनमें एक खासियत है, देखिए चोरों में दोस्ती बहुत, शराबियों में आप क्या देखेंगे? आप शराबियों में, खैनी खान, नशेरियों में बड़ी जल्दी एका हो जाता है। तो ये जितने ये लोग हैं,
जेम्स राय के चैनल से जितने लोग निकाले गए, रवीश कुमार ने सबका प्रमोशन किया। अब सोचिए, जिसके लाखों फॉलोअर्स, यदि वो आपके बारे में एक बार लिख दिया, जिसको कोई नहीं जानता, जिस पत्रकार को, 1 दर्जन से ज्यादा एनडीटीवी के पत्रकार अब सड़क छाप हो गए तो यूट्यूब पे आ गए। रवीश कुमार ने करीब करीब सबका प्रमोशन किया है। तो ये इनकी खासियत है। रवीश जब आया, उसके लिए सनसनीबाजों की टीम ने, सबने इसका प्रमोशन किया। एक फर्क ये भी है। और यहां क्या है, आपकी आईटी सेल जो है, आप मान लेंगे तो आप करेंगे तो ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं नेशन के लिए, आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मर जाइए, मिट जाइए आप। एक आदमी आपके कंटेंट चोरी कर लेंगे, वो आपके कंटेंट चुरा लेंगे, लेकिन क्रेडिट नहीं देंगे, आपके वीडियो को वायरल नहीं करेंगे। आप नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट जितने भी हैं, आईटी सेल के द्वारा आप कभी भी नहीं देखा होगा उसके वीडियो को कहीं जाकर के उन्होंने रीट्वीट किया हो, उनके वीडियो को उठाया हो। 1-2 हैं, वो कभी कभार, वो भी स्टेट की वजह से हो जाता है, उनका राज्य सरकार की वजह से हो जाता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है। लेकिन आप उधर देखिए, धान गेहूं एक्सपर्ट है, ये सबको प्रमोट किया जाता है। तो ये लकड़बग्घों की टीम है, टीम वर्क के रूप में काम कर सकता है। या मुझे लगता है, हो सकता है कि डरे हुए जो लोग होते हैं ना, वो उनमें एका ज्यादा होती है, तो ये भी एक वजह होगी। कई सारी वजह होती हैं, जैसे कहते हैं चुनावी जीत के कई सारी वजह होती है। जो आपने एक उदाहरण दिया सर कि नशेड़ी लोग आपस में ज्यादा बढ़िया सेट हो जाते हैं, तो मेरे पिताजी इसके लिए एक शब्द कहते हैं कि इनके गुण नहीं मिलते आपस में, इनके अवगुण मिलते हैं आपस में। हाँ। तो ये अवगुण, ये सब क्या है? अब ये सब क्या धूर्त है ना, कितने घटिया नीच हैं कि आप सोचिए, रोज आप कहते हैं कि मोदी की सरकार गिर जाएगी, ये नीतीश कुमार समर्थन वापस कल ले लेगा। आप 200 बार ये चीजें बोल चुके हैं, एक ही झूठ को। आप जर्नलिस्ट हो या क्या हो, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती थोड़ी सी? भाई बच्चे, बीवी बच्चे देखते होंगे घर में, तो क्या कहते होंगे, यार साख, ये पेशा साख का है संदीप। ये मुझे तो लगता है कि इस पेशे में जो मेरे कई दोस्त हैं जो कहते हैं कि एक्सीडेंटल में आ गया। अब एक्सीडेंटल, जैसे कि मेरे एक जानकार थे, मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था, तो वो सिगरेट पीते हुए उन्होंने अपने एक सीनियर को, जैसे है ना कि लाइटर लगा के मुंह में डाल दिया, वो सिगरेट पी रहे थे। हमने कहा देखो तुम बहुत आगे जाओ, ये आज से 20 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, 17-18 साल पहले पुरानी बात कर, मैंने कहा तुम बहुत आगे जाओगे, ये यदि क्वालिटी रही तो आगे जाओगे, क्योंकि चापलूसी चमचागिरी हर किसी को अच्छी लगती है। एक नशेरियों में एका बहुत जल्दी, आप शराब पी रहे हैं, आपने पैक बना दिया किसी आदमी के लिए, वो बड़ा खुश हो गया, उसके बाद आपका काम हो गया। बस इतना काम करना है आपको, प्रेस क्लब में बैठे हैं, 4 आदमी का पैक बना दे, जी सर हो गया, आपका प्रमोशन हो गया। तो ये नशेरियों में, अवगुण वालों में, इनमें एका जल्दी होती है, इस तरह चीजों में कम होती है। इनका एका की वजह, ये तोरो चंडाल चौकड़ी हैं, इन्हें लज्जा, लेकिन ये पेशा क्या है, ये दूसरे धंधे में कर लेते। मैं 2-3 पेशे को मानता हूं कि 2-3 पेशे के लोगों को एकदम इजाजत नहीं है अनैतिक होने का। एक शिक्षा के पेशा के लोगों को, एक मेडिकल के पेशा के लोगों को, और एक पत्रकारिता के पेशा को। ये तो अनैतिक होने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, लेकिन इन 3 पेशे के लोग यदि अनैतिक होते हैं तो कुकर्म करते हैं। डॉक्टर, इन पे जिम्मेदारी ज्यादा है, कुछ और कर लो, मर्डर कर लो, कुछ और धंधा करो, क्या जरूरी है डॉक्टर बनने का? लेकिन 1 करोड़ देकर के यदि कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है तो हत्यारा ही तो बनेगा ना, वो क्या करेगा वो? आप जाएंगे भाई, आज आप नहीं आते तो मर जाते, ये टेस्ट करा लीजिए, आपको 50,000 का टेस्ट लिख देंगे, वो डॉक्टर थोड़ी हुआ, हत्यारा हुआ वो। शिक्षा माफियाओं ने जो काम कर रखा है, क्या है? आप, हम लोगों के जब समय में क्या होता था कि आप एक भाई की किताब दूसरा भाई पढ़ता था, नहीं तो आपके पड़ोस के लोग पढ़ते थे। अब क्या आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप सिलेबस चेंज कर देंगे। मतलब ये चीजें तो लगता है कि ऐसा, ये कैसे हो सकता है? आप स्कूल ड्रेस उसी स्कूल से लेंगे, मतलब एक बात कह रहा हूं। और ये पेशा क्या है? पत्रकारिता तो साख का पेशा है ना, यदि साख ही आपकी खत्म है तो क्या आप जर्नलिस्ट हैं? लेकिन बेच रखा है इन लोगों को, लज्जा नहीं आती कि आप एक ही चीज बार बार झूठ बोलते। ईरान पे देखो ना आप, इनके थंबनेल्स देख लीजिए, निर्लज्जों के 100 थंबनेल्स इनके सिर्फ ईरान पर नीचता भरे थंबनेल हैं। ईरान को पता नहीं पहले दिन से जितवा रहे हैं। ये पाकिस्तान में मुनीर को क्या क्या करा दिया, मतलब असीम मुनीर को बाप बना करके क्या करिए, पाकिस्तान की दुर्गति देख लीजिए आज। डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या किया, मतलब थोड़ा बहुत ये हुआ तो भाई, तो इस लेवल पर ये उतरते हैं। मुझे लगता है कि बहुत घिनौना खेल है, और ये साख का पेशा, कम से कम यदि आप इतने निर्लज हैं, इतने घटिया हैं, पैसे का इतना पागलपन है, तो कुछ और धंधा कर सकते थे। बहुत पैसे बहुत सारे धंधों में, लेकिन कम से कम तो है सर, साथ में
साथ में इन लोगों को जो लगता है कि यह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी जनता पर जो प्रभाव रखते हैं, ये उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इनका मान लीजिए अगर कुछ किन्हीं कारणों से इनका कुछ प्रभाव जनता पर पड़ता है, क्योंकि इनको एक्सेस मिल गया है टीवी का या बाकी, जब ये एक तरफा बोला करते थे, और किसके लिए बोला उन्होंने, जो आपने बात एकदम शुरू में सही की कि किसके लिए कहा इन्होंने। गोदी मीडिया शब्द उसने जना जो खुद गांधियों की गंदी मीडिया था। बिल्कुल तो गांधियों की जो मीडिया गंदी ही तो मीडिया, और आज भी जो दिल्ली की मीडिया वो गांधियों की ही मीडिया है। आपने नाम लिया जो जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया, शेखर गुप्ता, राजदीप वगैरह, उनके पिताजी अरुण पुरी ने भी तो इंटरव्यू लिया था सर। बिल्कुल जो इंडिया टुडे के मालिक हैं, और वो जब बैठे थे अपनी चेयर पर, तो लग रहा था बस चेयर से उतर के बस मैडम के पांव पे बैठ जाएंगे, पकड़ लेंगे। बिल्कुल इस प्रकार का उनका बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज था। वो इंडिया टुडे का मालिक था। और मोदी जी से मालिक था वो उस कह रहे समय हैं कि आपने सरकार नहीं हमारी थी दुकान सोनिया बंद गांधी करा की। दी। जी, जिस समय के इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, अरुण पुरी ने जो इंटरव्यू किया, मैंने कई बार कहा, मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी के देवर का चैनल है वो। हाँ। वो उस चैनल पे सोनिया का जो इंटरव्यू हुआ, देवी की तरह सोनिया का स्वागत किया गया। देश के प्रधानमंत्री का वैसा नहीं हुआ। आप सोनिया गांधी कौन है? ना लीडर अपोजिशन थी, ना वो मतलब आप किस जिम्मेदारी, कोई संवैधानिक पद पे तो थी नहीं। आप नाचने एनएससी की लगे। चेयरमैन थी सर। अब आप सोचिए कि ऐसे कंडीशन में आप मतलब गोदी मीडिया शब्द गढ़ते हैं और कहते हैं कि पत्रकारिता पहले बहुत अच्छी थी, कभी ऐसी नहीं थी। आजकल लोग ज्ञान लिखते हैं, आजकल तो लोग गोदी सत्ता की हम्म, पत्रकारिता हो गई। कई ऐसे मेरे जानकार हैं, कह रहे सर पत्रकारिता तो सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए। क्यों? यदि सरकार बेहतर काम कर रही है, आप पीछे की सरकारों की तुलना आप नहीं करेंगे। आप कह रहे आप नेहरू से क्यों तुलना करते हैं? पत्रकार का काम है तो सर्वेक्षण करना ना। तो आप इसलिए कि पत्रकारिता सत्ता के खिलाफ ही हो। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के चीफ नहीं जस्टिस पे सर, ये लोग उस बहुत सत्ता उम्मीद के लगाए में हुए थे। ममता नहीं आती क्या? ममता बनर्जी भी तो सत्ता में है, उससे क्यों खिलाफ क्यों नहीं कर लेते हो? जाओ करो। क्यों नहीं कर ले? वो उसके भगवंत खिलाफ मान के क्यों नहीं खिलाफ कर ले? जाओ करो, और डीएमके वाले के खिलाफ जाओ करो, और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जाओ करो। करो ना भाई, वो भी तो सब सत्ता में है। दरअसल पूरा परिवार सत्ता दरअसल में, कब से नीयत सत्ता में। नीयत साफ रहेगी तब तो। इसीलिए कहते हैं ना कि कुतर्क गढ़ते थे। अब जी। क्या है कि ईरान वाले मामले में इनका कुतर्क भी फेल हो गया है, ये सब नग्न हो चुके हम्म। हुए हैं। लेकिन क्या था हम्म। ना, नंगों को शर्म थोड़ी आती है। जब आप एक बार नंगे हो गए तो फिर क्या शर्म करनी है? ये सब बेशर्मों की टोली है। और एक कहा जाता ना कि थेथर, उससे भी ज्यादा होता है कि थुथरई करना, हेहरा हेहर हो जाना। तो मुझे लगता है उस स्तर तक हो गए हैं। अब इनके लिए शब्द जो है डिक्शनरी में नए नए गढ़ने पड़ेंगे इन सब के लिए। जी सर, अब इस शब्द से बड़ा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इन लोग के बारे में। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा का जो निष्कर्ष है वो यह है कि ये सब थेथर है। तो इससे बड़ा जो है वन लाइन में हम समेट नहीं सकते। और जो जनता जानती है थेथर क्या होते हैं वो बिल्कुल जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं कृपया एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा। और एक पौधा होता है बेहया, तो वह भी है ये लोग। खैर, अब बहुत ज्यादा गलत इनको शब्दों कोई का फर्क इस्तेमाल नहीं, न इन्हें करें। कोई फर्क चरित्र नहीं चित्र पड़ता तो ना। हो चुका है। जी सर। जी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फर्क नहीं जी। पड़ता जी। 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 इन सब चीजों से, बस क्योंकि सावधान आप जब रहने की बेच चुके जरूरत है हुए इनसे। हैं, चरित्र जी। बेच चुके हैं, तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जी। क्या है ना, अब चीजें लोगों को समझ में आने लगी है। ये जो जी। आवरण ओढ़े हुए थे, इनका आवरण इन सब का उतर चुका हुआ है। यस। यस। और मैं इसी के साथ चर्चा का समापन भी करूंगा सर, कि आपने जो शब्द दे दिया है, यह थेथर है या गंदी मीडिया है। और व्यूज बैंक, वोट बैंक का प्रभाव अब उतना सत्ता में है या नहीं है वो एक अलग कहानी है। अभी भी है। भारत की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पावर है वो मुस्लिम वोट बैंक ही है, वही डिसाइड करती है बहुत कुछ। तो पर व्यूज बैंक जो आपने बताया कि ये व्यूज बैंक को लेकर यह आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं लोगों को सुनाने के लिए, उन्हीं लोग की बातों को, उन्हीं लोग को सहलाने के लिए ये अपना बिल्कुल इस प्रकार का कार्य करते हैं। और अपना चरित्र तो बेच चुके हैं। समस्या तब होती है जब ये भारत बेचने लगता है। तो दर्शकों, इसी के बिल्कुल साथ आज हम मनीष सर से मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आप हमारे चैनल पर आए। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार लाइव आप अपने यहाँ करते हैं, जिस प्रकार का विश्लेषण आप कोर्ट्स के डिसीजन पर और मीडिया पर और लगातार अपने चैनल पर करते हैं, उसका कुछ हमसे भी साझा करेंगे, हमारे चैनल पर भी आएंगे और अन्य घटनाओं पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल पर आए। बहुत दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इन जरूरी बातों का बहुत दूर तक जाना
आवश्यक होता है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मनीष ठाकुर शो और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।